बड़ी बाबरकत मकाम है ये कुरान मजीद का। सूरह हशर की ये आखिरी आयत हैं। इसमें अल्लाह ताला ने एक बात और भी की, अगर आपने सुना तर्जुमा तो उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा लौ अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर ये कुरान जो है ना वो हम किसी पहाड़ पर नाजिल भी कर देते ना तो वो पहाड़ खशियत इलाही से लरस जाता, कांप जाता। लेकिन ये कुरान इंसान पर नाजिल हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ और उनके विसातत से, उनके तवस्सुत से हम तक पहुंचा। लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर रहे। ये कुरान इतनी बाबरकत, इतनी अजीम किताब है कि पहाड़ों जैसे उसकी अहमियत को जानता नहीं है। हम आज ये गुलदस्ता आपके सामने अस्माए हुसना का ज़रूर हमने पेश किया, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक इससे मुताल्लिक है कि इस्लाम का माशी निज़ाम क्या है। जब हम कहते हैं कि इस्लाम का माशी निज़ाम यानी इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, तो उस माशी निज़ाम में जो चीज़ें आम तौर पर जहन में आती हैं, माशी निज़ाम के अंदर कारोबार जहन में आता है, माशी निज़ाम की बात करें तो लेन देन जहन में आता है, उसकी बात करें तो ख़रीदो फ़रोख्त जहन में आता है, कर्ज़ जहन में आता है, सूद जहन में आता है। तो आज हम इन तमाम टॉपिक के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि कारोबार क्या है, लेन देन क्या है, ख़रीदो फ़रोख्त क्या है, सूद क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, कर्ज़ क्या है, इन सब पर आज गुफ्तगू होगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं, आमना, हम दोनों इधर ही हैं और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे इंशाल्लाह। टेलीफोन कॉल्स के अभी नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, तो आप अपनी कॉल भी कर सकते हैं और कर्ज, सूद, इससे मुतालिक जो भी आपके सवालात हों वो पूछिएगा। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। खाने का मामला भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपने देखा होगा, आपकी बड़े बूढ़े जो समझा के जाते हैं, जब आपके घर कोई डिश भेजता है, खाने में कोई खाना भेजता है, तो कभी भी उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। हमेशा जब आप उनको वापस बर्तन करें तो उसमें कुछ ना कुछ बना के भेज दें, या उसमें कुछ कोई भी चीज़ ऐसी कोई खाने की चीज़ भेज के फिर उसको वो बोल वापस करें। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं बर्तन रख लेते हैं, कहते हैं हम बाद में दे देंगे। और अगर इमीडिएटली लोगों को बर्तन भी अपने बड़े प्यारे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं लोग अपने बर्तनों के बारे में, तो वो कहते हैं जी अभी वापस कर दें, फिर उनको समझाना पड़ता है कि नहीं हम कुछ बना के भेजेंगे। एनीवेज, आज मैं आपको बताती हुई चलूँ कि अगर आपने जब भी कोई काम शुरू करी, बॉय पाकीज़ा खुशबू, जरासीम से हिफाजत, नया लाइव बॉय इतर प्रोटेक्ट है। इतर प्रोटेक्ट यानी कि उसमें इतनी खुशबू नहीं है, और उसके अलावा दुनिया का नंबर 1 जर्म प्रोटेक्शन सोप है। दिन में 5 बार हैंड वॉश करें नई महक के साथ। जी, आप करती हैं यूज़? मैं करती हूँ। ठीक है जी, तो लाइफ बॉय आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि ये जर्म फ्री है, इतर प्रोटेक्ट है और आपके जर्म्स को मार देता है। किचन में जाने से पहले तो वैसे ही हैंड वॉश करने चाहिए। जी, अब आज क्या पक रहा है? अच्छा, आज हम जो पहले है फ्राइड मीट बॉल्स। ठीक है, ठीक है। और दूसरी रेसिपी जो है वो है ब्रेड चना कबाब। कल वैसे दही कबाब जो इन्होंने बनाए थे, मुझे ज़रूर बताना है कि लोगों को शायद लग रहा होगा कि इतने वो नहीं लग रहे होंगे कि मज़े के थे या फर्म थे। बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीट बॉल्स बन रहे हैं। हाँ, फ्राइड मीट बॉल्स बन रहे हैं। इनके लिए मैंने क्या किया था, बीफ का कीमा ले लिया था आधा किलो, बिल्कुल बारीक। उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया, पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून भर के, हल्दी है 1/2 टीस्पून के करीब। इसके अलावा चॉप्ड हरी मिर्चें जाएंगी इसमें। ये अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर दें। जो आपके स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड भी आप उस पर नोट भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेमन जूस है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। ठीक है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 1 प्याज चॉप्ड, ये इसमें चली गई। अच्छा फरजाना, ये भी तो हो सकता है कि ये जो मीट बॉल्स आप बना रही हैं, बॉल्स, इनको आप जिस तरह आप कोफ्ते बनाते हैं ये वैसे ही बनेंगे, लेकिन साइज थोड़ा छोटा होगा, बाइट साइज। हाँ, सालन ठीक है। ये आप ड्राई खा सकते हैं। अच्छा, ये ईद पे, जैसे ये ईद ट्रॉली के लिए बता रही हूँ मैं, कि आप बना के इसको फ्रिज में रखें और जब आपके मेहमान आए ईद वाले दिन या शाम में आना जाना होता है तो उसमें आप फ्राई करके और ये रेसिपी मुझे जरूर दे दीजिएगा। बिल्कुल। हरा धनिया डाला इसमें, चॉप किया हुआ प्याज है, 1 अंडा मैं इसमें ऐड करूंगी, और इसमें हम डालेंगे 3 ब्रेड के स्लाइसेस जिसको मैंने बारीक तोड़ लिया था। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सारी चीज़ें एक साथ डाल देती हैं, क्योंकि बाद में भी आपको अंडा लगा के फ्राई कुछ ही चीज़ों को करना पड़ता है। कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं, जैसे शामी कबाब में भी आप ऊपर से, बाज लोग ऊपर से कोट करके फ्राई करते हैं, बाज अंदर मिक्स कर देते हैं उसके ना। तो इम्पोर्टेंट अंगूठियाँ
ये आपने इन्होंने अंगूठियां देखें उतार दी हैं। इसी तरह काम करना चाहिए। नेल्स भी उतने होने चाहिए कि आपके हाथों में नेल्स में खाना ना फंसे। नेल पॉलिश हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हाइजीन का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई आपके हाथ से खाना खाना पसंद नहीं करेगा। बस ये आप जी, ये आपने अच्छा सा मिक्स किया। लाइव वॉइसेस ज़रूर हाथ वॉश कीजिए। मिक्स करके बॉल्स बनानी है। बॉल्स बना के आप इसमें डीप फ्राई करेंगे। स्लो आंच पे करना है ताकि कीमा अंदर तक ना गल जाए। ठीक है, सही है। फिर इसके हम बोल्स बनाएंगे। बस बोल्स बनाएंगे, फ्राई करेंगे। ठीक है, ये रेसिपी हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट रेसिपी के लिए हम दोबारा किचन में आएंगे। अभी हम जाएंगे जुबैर साहब के पास। जी, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई कल जो थे जो कबाब थे वो बहुत अच्छे थे। दही कबाब वाकई बहुत अच्छे थे। और उसका तो बोले, वो तो बहुत ही मजे की थी उसको, और वो खत्म हो गई थी। पता है, वो आखिर में बहुत ज्यादा लोग जो है उसको डिमांड कर रहे थे मगर खत्म हो गई थी। अच्छा जी, आज हमने जो बात की है, हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो है इस्लाम का माशी निज़ाम, जिसके अंदर ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन, कारोबार, कर्ज़, सूद, ये सारे मामलात इसके अंदर आते हैं। बैंकिंग सिस्टम आ जाता है पूरा। तो गो के ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लीमेंट है आपके सामने। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं उनका मैं पहले तारुफ़ करवा देता हूँ। इस वक्त मेरे साथ फाउंडर मौजूद हैं आगाज़ स्कूल के सैयद फ़हद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। उनके साथ हमारे हर दिल अजीज़ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ वली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और उनके साथ लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे साथ नात खां मौजूद हैं, अलमास भट्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। अलमास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पहले फ़हद आपसे ज़रा स्टार्ट करते हैं कि ये आगाज़ स्कूल क्या प्रोजेक्ट है, ज़रा इसको बताइएगा। क्या, कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कितने इस वक्त स्कूल हैं आपके पास? देखिए, स्टार्ट तो इसका इस तरह हुआ कि जिस तरह हर कहानी की एक शुरुआत होती है, तो इस तरह आगाज़ स्कूल की भी एक पूरी स्टोरी है पीछे। जी जी, ठीक है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब हम लोग स्कूल में थे, प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ते थे, तो कुछ इस तरीके के हालात हुए कि हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा। ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने ये कहा कि मैं स्टोरी पूरी पीछे से बता। बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ये स्टोरी आप हमें कि फिर वहाँ पे कुछ इस तरह आ गई कि जो टीचर्स थे उनको थोड़ा सा बस ये हुआ कि प्राइवेट स्कूल से बच्चा है तो उसको बस थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की। ठीक है। उसमें बस इस तरीके से होता था कि बी फॉर बॉल क्यों बोल रहे हैं, बी फॉर बैट क्यों नहीं बोला। इन छोटी छोटी गलतियों के ऊपर सज़ाएँ मिलती थी और ये सारी चीज़ें। तो खैर उस टाइम मेरे जहन में एक मतलब ख्याल सा आया कि यार कुछ इस तरीके का स्कूल होना चाहिए जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि भले से गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो, प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, या वो बच्चा हो जो पे ही नहीं कर सकता हो। ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में आया मैं। यूनिवर्सिटी के ज़माने में फिर पाकिस्तान में ज़लज़ला आया। ठीक है। अल्लाह तारा दम दम कहंदा अल्लाह तारा तारा पता पता दम दम कहंदा अल्लाह फिक्रों चा होके जिक्र दा अबदी चरना लाहू फिक्रों चा होके जिक्र दा अबदी चरना लाहू ते जिन्ना इंसान संग सहारा अल्लाह जिन्ना इंसान दा इको संग सहारा अल्लाह ताइब
जिसदा डेरा अल्लाहू तायब टुटे होए दिल विच जिसदा डेरा अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू इस्म अल्लाह दा लबते खिड़या अल्लाह 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 अंदर बार ते सजे खबे चानन कीता सुभान अल्लाह जी, बहुत उम्दा कलाम। ये किसका कलाम था? हम पढ़ी ना आपने ये? हफीज़ ताइब साहब का। हफीज़ ताइब साहब। अच्छा फ़हद, आपसे हम बात कर रहे थे, आपकी गुफ्तगू अभी इनकम्प्लीटली ब्रेक आ गया था, आप बताइए। आप ये कह रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हो। तो जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो उसी ज़माने में पाकिस्तान में ज़लज़ला भी आया था, तो उसमें हम लोगों ने फिर सारे क्लास फेलो से मिल गए पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स वगैरह के साथ हम लोगों ने इमदादी कार्रवाई में भी हिस्सा लिया, पैकिंग वगैरह में बेसिक में। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, उसी ज़माने में सैलाब भी आया था, बड़ा ख़तरनाक किस्म का, उसमें काफ़ी जानी मौत भी हुई थी। तो उसमें हम लोगों ने भी उस पाक आर्मी के साथ हिस्सा लिया था। फिर 2011 में सैलाब आया था फिर दोबारा, तो उसमें हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली किया था, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि कोई इस तरीके की कोई नागहानी नहीं आई। फिर उन्हीं ज़माने में हम लोगों ने छोटा सा एक ग्रुप हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान यूथ फोरम के नाम से, ठीक है। उस टाइम वो सिर्फ फेसबुक के ऊपर था, फेसबुक उस टाइम बिल्कुल नया आया था। वहाँ पे हम लोगों से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि यार हम लोग भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो उससे हम लोगों ने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी थी। डिफरेंट ओल्ड एज होम में जा रहे हैं, ऑर्फनेजेस में जा रहे हैं, उनके साथ डे स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जा तो रहे हैं, ठीक है, अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा, उसका कोई आउटकम नहीं आ रहा है। एक दिन जा रहे हैं, उस दिन वो खुश हैं, दूसरे दिन। तो उस टाइम उस वक्त हम लोगों ने कहा कि यार कोई इस तरीके का स्कूल स्टार्ट हो जो पहले जहन में था कि जो आगाज़ जिसका किया जा सके, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों ने उसका नाम फिर आगाज़ रखा, शुरुआत तो करो, ठीक है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो वो एक स्लम के अंदर स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अराउंड वहाँ पे तकरीबन हम लोगों का 1.5 साल चला है स्कूल, लेकिन वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर उसके अंदर एक चीज़ ये भी थी क्योंकि वहाँ पे मिक्स कम्युनिटी थी, ठीक है। तो वहाँ पे शुरू हो गया था कि पठान का बच्चा पंजाबी के साथ नहीं पढ़ेगा, पंजाबी का बच्चा सिंधी के साथ नहीं पढ़ेगा। ऐसे मसले तो उस टाइम हम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया कि उस टाइम वॉलंटियर्स भी सारी फीमेल्स थी, तो मतलब हम लोगों के मतलब जान के ऊपर आ गई थी एक तरीके से। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से शिफ्ट करके अजीम गोट में हम लोगों ने शिफ्ट किया। अजीम गोट में भी तकरीबन हम लोगों का साल तक चला है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट हासिल थी। लेकिन वहाँ पे एक और चैरिटी परेशान इस तरीके से कि हम लोग बच्चों को, जाहिर सी बात है, उनके बच्चे हमारे पास आने स्टार्ट हो गए थे। तो ये शुरू हो गया था कि तालों के अंदर एल्फी डलिएगा भी, गेट के आगे कचरा फेंका जा रहा है। और ये चैरिटी स्कूल, ये चैरिटी स्कूल, बिल्कुल। मतलब इमेजिन करें, पहले जी ये तंग किया गया कि जी पठान का बच्चा पंजाबी के साथ नहीं बैठेगा, वो एक प्रॉब्लम। फिर अगर एक चैरिटी स्कूल के सामने स्कूल खोला जाता तो चैरिटी स्कूल वालों को तो चाहिए था आके और आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर लेते। बदकिस्मती ये है कि हम लोगों का जो चैरिटी का काम है एक तरीके से बिजनेस बन गया, ऑनेस्टली। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट करके लीमू कोट में लिया। लीमू कोट और अजीम कोट के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें वहाँ पे अब 4था साल हो गया है, अच्छा, ठीक है। और अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को अब जगह छोटी पड़ रही है। हम लोगों ने काफ़ी बड़ी बिल्डिंग ली थी उस टाइम। स्टूडेंट है आपके पास? अभी हमारे पास मॉर्निंग में 120 हैं और इवनिंग में हमारे पास अराउंड 40 to 45 के करीब हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग अगस्त से इंशाल्लाह इन लोगों की मदर लिटरेसी के ऊपर भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक माँ पढ़ी लिखी ना हो तो वो आप तो अपनी एफर्ट लगा रहे होंगे लेकिन वो आउटपुट सही तरीके से नहीं आ पाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं फहद कि आप लोगों के जो स्कूल में किस क्लास से किस क्लास तक है? मैट्रिक तक है या अभी प्राइमरी लेवल? देखिए, इरादा तो हम लोगों का प्राइमरी सेक्शन हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगस्त से हम लोगों का सेकेंडरी सेक्शन स्टार्ट। तो नॉर्मली वो आउट ऑफ स्कूल बच्चे लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे जाते ही नहीं या फिर फीस ना देने की वजह से ड्रॉप आउट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है। बच्चा यतीम हो, पहली बात, ठीक है। अगर यतीम नहीं है तो एटलीस्ट उन लोगों का किराए का घर हो,
ठीक है, ये दो चीज़ें। और इसके साथ हम लोगों ने एक चीज़ कंपलसरी रखी हुई है कि अगर आप अपने बेटे का एडमिशन करा रहे हैं तो अपनी बेटी का भी एडमिशन होगा, इसके बगैर आप लोगों का एडमिशन, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ये आप लोगों ने जी हम लोगों ने पॉलिसी रखी हुई है जी। बहुत अच्छी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से ये हम लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि तकरीबन 60% जो हमारी जो इनरोलमेंट है वो लड़कियां ही हैं। ये थॉट जो है ये इतनी ज़बरदस्त थॉट है कि लोग यही चाहते हैं कि चलो जी बेटा पढ़ जाए, बेटी ने पढ़ के क्या करना है। क्योंकि जिस कम्युनिटी को हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है वहाँ पे लड़कियों की तालीम पे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इवन जो पूरा इलाका है वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स स्कूल कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इस्लाम के मुआशी निज़ाम के बुनियादी जो कंसेप्ट हैं या बुनियादी जो पॉलिसी गाइडलाइन कुरान या इस्लाम हमें देता है वो क्या देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखें, इस्लाम के माशी निज़ाम की खसूसियात ही यही हैं कि आज अगर देखा जाए दुनिया में जो राइज मुआशी सिस्टम है या इकोनॉमिक का सिस्टम चल रहा है वो ये है कि गरीब या तो गरीब से गरीब तर होता जाता है और अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जाता है, जो सरमायादाराना निज़ाम कहलाता है। इस्लाम के माशी निज़ाम की तो खसूसियात बहुत सारी हैं। उनमें से पहली खसूसियत ये है कि इस्लाम इंसान के हाथों में जो माल होता है इसे अल्लाह की अमानत समझता है। ठीक, पहली खसूसियत ये है इसकी कि जहाँ इस माल के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, लिवाए हमद के साए में सर के चले। नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बाल में पाकीज़गी पड़े मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। तलब हुई सर कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सर कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले। और के सिवा कौन है
रसूल ऐसा नसीर के सिवा कौन है, रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवा के चले। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर। खुशामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में, और फ़हद हमारे साथ हैं जिनके स्कूल का जो नाम है वो आगाज़ है। अच्छा, अभी आपने जो मेंशन किया तो अभी आप लोगों ने प्राइमरी रखा हुआ और सेकेंडरी आप स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन सा करिकुलम आप लोग यूज़ करें, क्योंकि बच्चों को लाना और फिर इन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल भी होता है, तो क्या आसान सिलेबस है, क्या है? देखिए, जो इन लोगों की अर्ली स्टेज है उसके अंदर हम लोग ठीक है, फिर उसके बाद इन लोगों के हम लोग टेक्स्ट के ऊपर आए हैं, फिर ग्रामर और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड की हैं। जो प्राइमरी सेक्शन के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें, ठीक है। सेकेंडरी में जो हम लोगों का इरादा है वो ई लर्निंग का है इन लोगों का, ठीक है। जैसे नॉर्वे और दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ये हो रहा है कि अब टीचर लेस क्लासेज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, ठीक है। उसके अंदर कंप्यूटर के ऊपर सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जो भी सिलेबस है। जो लोग वॉलंटियर नहीं भी करना चाहते हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आराम से। हाँ, उसके अंदर होता यही है कि बच्चा खुद ही अपना होमवर्क निकाल रहा होता है, क्लास वर्क निकाल रहा होता है, असाइनमेंट खुद ही कर रहा होता है। जो रियल टाइम जो प्रोग्रेस होती है वो टीचर के पास जो कोने में बैठा होता है टीचर, उसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ उसका सिर्फ ये देखना होता है कि बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है। ये हम लोगों का इरादा है करने का, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी इन लोगों के सिलेबस के अंदर कोडिंग भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। एक बैच अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का अभी पास आउट हो गया है, मतलब उन लोगों ने बेसिक गेम्स, वीडियो गेम्स बनाने सीख लिए हैं, क्योंकि अब ज़माना जो हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें ये हो रहा है कि अब हर चीज़ आपकी मोबाइल के ऊपर आ रही है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐप्स के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो मतलब जितना जल्दी हो सके हमारा जो फरसूदा तालीमी निज़ाम है, अगर उस पर जितना जल्दी हम लोग लेकर आएँ वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो वाद रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं, रिस्पॉन्ड क्या है लोगों का? अब विलिंगली अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या अभी भी कोई हेजिटेशन है या कोई रुकावट है? शुरू में थोड़ी हम लोगों को काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये कि जैसे जैसे जो बच्चे पास मतलब पढ़ते गए, ठीक है, जाके उन्होंने बताया कि भाई ये इस तरीके से हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, पिटाई नहीं होती यहाँ पे, जीरो टॉलरेंस हम लोगों ने पॉलिसी रखी हुई है, कोई टीचर किसी बच्चे को मार नहीं सकता भले से, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने अलग काउंसलर रखा हुआ है जो बच्चों की सारी चीज़ देख रहा होता है कि बच्चा होमवर्क करके क्यों नहीं आ रहा, कोई डोमेस्टिक इशू तो नहीं है। काफ़ी हम लोगों के पास इस तरह के केसेस आते थे, हाँ, काफ़ी इस तरह के केसेस आते थे कि फादर ड्रग अब्यूज़र है, ठीक है, वो बच्चों मतलब उससे जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन होती है हम लोगों की। अच्छा, ये इसकी फंडिंग कैसे करते हैं? फंडिंग हम लोगों की देखें, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो हम लोगों की देखें वॉलंटियर है, ठीक है। जो फैकल्टी है वो हम लोगों ने पेड रखी है, क्योंकि शुरू में हम लोगों ने वॉलंटियर्स रखे थे उसमें टीचिंग के अंदर, लेकिन जाहिर सी बात है वॉलंटियर्स की अपनी एक नीड होती है, नीड से ज़्यादा उन लोगों की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, फिर अपनी स्टडीज़, जॉब, ठीक है, तो हम लोगों को नहीं मतलब आउटपुट नहीं आ पा रहा था, तो हम लोगों ने फिर उसके बाद प्रॉपर हम लोगों ने फैकल्टी रखी, तो अलग जो फंडिंग की बात आ गई, तो ये हम लोगों का जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपके अंदर क्या एनुअल बजट कितना होता है? एनुअल बजट हम लोगों का अराउंड 10 लाख से करीब हम लोगों का, मतलब रेंट वगैरह सब मिला के 10 लाख होता है जो आपको एक्सपेंस करने पड़ते हैं अभी तक। अच्छा, ठीक है। और इसमें कितने आप वॉलंटियर्स कितने एडमिन के अंदर आप लोग? वॉलंटियर्स हम लोगों के अराउंड 6 to 7 हैं, ठीक है। मतलब जो कोर जो बोलते हैं ना, कोर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसके अंदर सिलेबस। ऐसा कोई मैसेज है जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाह रहे हो, कोई मैसेज हमारे इस चैनल के थ्रू? अच्छा, मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि देखें, आप उस कैमरे पे दे सकते हैं, वो कैमरा सामने है। कभी भी सिस्टम को आप बुरा भला ना कहें, जब तक आप गंदगी खुद साफ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, गंदगी कभी भी साफ़ नहीं होगी। हम लोगों का अलमिया ये है कि हम लोग कोसना तो करते हैं कि कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी हो रही है, तालीम
नहीं, लेकिन जब तक हम लोग खुद अपना स्टेप नहीं लेंगे तब तक कोई भी चीज़ सही नहीं होगी, भले से वो तालीमी निज़ाम हो, भले से वो माशरती निज़ाम हो, कोई भी निज़ाम हो। जी बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब आपसे बात कर रहा था मैं, आप कुछ उसके खदो खाल बता रहे थे, क्या हैं उसके इकोनॉमिक सिस्टम के? देखिए, इस्लाम का जो मुआशी निज़ाम है उसकी खसूसियात हम ज़िक्र कर रहे थे कि पहली खसूसियत ही ये थी कि वो इंसान को दी हुई दौलत को अल्लाह की अमानत समझता है कि जब ख़ुद इंसान उस दौलत से फ़ायदा उठाए तो नादार लोगों को भी उससे ताउन करना चाहिए उसको, ताकि वो भी एक सतह से ऊपर आ सकें। दूसरी खसूसियत वो इस्लाम की ये है, इस्लाम के मुआशी निज़ाम की, कि वो अल्लाह के दी हुई दौलत को मखसूस ख़ानदानों या तबक़ात के अंदर या कौमों के अंदर सिमटता हुआ नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि वो लोगों के अंदर फैले, एक मखसूस लॉबी के हाथ रहा है कि दुनिया की दौलत एक लॉबी के पास आ जाए। इस्लाम ये नहीं चाहता, इसीलिए ज़कात का हुक्म लगाया गया और ये कायम किया गया। इसी तरह इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का जो हुक्म है वो भी इसी के ज़िम्न में आता है। तीसरी इसकी खसूसियत ये थी कि ये इस्लाम का जो माशी निज़ाम है ये इंसान को फ़िक्री और नज़री वुसाअत देता है कि वो अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करना सिखाता है, और चाहे वो फिर नेमतें अपनी मिल्कियत हों या पराई हों, उनकी हिफाजत करने की स्पिरिट पैदा करता है ये सिस्टम। तो चौथी खसूसियत ये है कि इंसान को दस्त दराज़ी से रोकता है इस्लाम का माशी निज़ाम। नाजायज़ तरीक़े से किसी के माल को आप हम बिलबातिल के नाजायज़ तरीक़ों से एक दूसरे के अमवाल को हड़प ना करो। इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं इस्लाम के मुआशी निज़ाम की, जो हकीकतन अगर नाफिज हो जाएं तो मेरे ख़्याल से दुनिया से गुर्बत का वजूद ही ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि अब आते हैं ज़रा सा आप, ये इसमें चली जाएगी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। दही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। बस अब इसमें जाएंगी चॉप्ड हरी मिर्चें, चॉप्ड हरा धनिया और चॉप्ड प्याज, और ये चला जाएगा। क्रम्स और 6 स्लाइसेस आपको ब्रेड क्रम्स के ले लें, जिसको क्रम्स बना लें वो इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और इसको फिर अब बना के बस कबाब बना मिक्स करके इसके कबाब टिक्कियां शेप बना लें, और फ्राई कर लें उसको। वेरी इजी और आराम से आप इनको खाएं। और वैसे भी चने जो हैं वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप ये बना सकते हैं घर में। डिफरेंट किस्म के कबाब हो जाते हैं तो मज़ा भी आता है खाने में। सॉरी। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सैयदा तस्कीन ज़हरा, जो कि हमें नात सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सुना रही हैं? चलिए। रोक लेती है आ रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, अब हमें क्या कोई गिराएगा, खुद सहारा गले लगाएगा, कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले ये करम है हुजूर का हम पर,
अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी थे अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। उसमें ज़ाहिर है फिर बैंक भी इन्वॉल्व हो जाता है और बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं। तो इस्लाम का माशी निज़ाम ओवरऑल किस तरह से, उस पर हम बात करेंगे। गो के बहुत है, लेकिन मैं सबसे पहले उन सवालात को ही रखूँगा उलमा इकराम के सामने जो हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से, फ़ेसबुक के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए से क्वेश्चन की सूरत में हमें पहुँचें। वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वही आपके इनके सामने रखूँगा। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं जनाब अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर गज़नफ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्लामा साहब, मैं जैसे कि अभी बता रहा था, हमारा ओवरऑल जो बात हम तो करने जा रहे हैं इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम पे, माशी सिस्टम पे, तो उसमें सब मैं चाहता हूँ कि आप ये बता दीजिए कि उसके बुनियादी खदोखाल क्या हैं इस्लाम के मुआशी निज़ाम के। उस बुनियादी खदोखाल के बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं और जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं फिर वो हम ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के माशी निज़ाम ज़ाहिर कि एक बहुत वसी मौजू है, इस पर बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, लेकिन मैं ख़ास बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। पहली बात तो ये कि इस्लाम ने मेहनत पे बहुत ज़ोर दिया है। ठीक, मेहनत किया जाए, कमाया जाए। मांगने के लिए मना किया इस्लाम ने कि हर इंसान मांगने की हौसला शिक नहीं की। बिल्कुल ठीक। वाक़या बहुत मशहूर है कि सरकार के पास एक आदमी आया, उसे कुल्हाड़ी और रस्सी दे दी। जी, बिल्कुल, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि मेहनत आदमी करे। ठीक, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि तुम जो मेहनत करके कमाते हो इसमें फिर कुछ और लोगों का भी हिस्सा है, ये सारे का सारा तुम्हारा नहीं है। सही। और इसमें ज़कात है हमारे यहाँ, जैसे खुम्स है, और जो हुकूक है अपने रिश्तेदारों के, अपने औलाद को पालना है, ये ठीक। इसके अलावा भी इस्लाम यहाँ पर भी नहीं रोकता। ये तो एक लिमिट है ना कि आपने इतनी ज़कात देनी है, ये तो मिनिमम, और ये बचत पे है, और मुख्तलिफ ज़ारे के मसालिक में डिफरेंट चीज़ें हैं कि इस पे है और इस पे नहीं। ठीक। लेकिन इस्लाम कहता है कि सिर्फ यही नहीं, अपने हाथ को मज़ीद फैलाओ। सही क्या, जिसे हम खैरात कहते हैं, और इसे हमारी ज़बान में अल्लाह ताला कहता है कि कौन है जो कर्ज़ हसना दे अल्लाह को। बिल्कुल ठीक है। तो इसे ज़कात गैर वाजिबा भी कहा जाता है। ठीक, ये एक टर्म मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अमूमन लोग जो हैं वो इससे वाकिफ़ नहीं है। ठीक, ज़कात गैर वाजिबा जो कुरान में जितना भी नमाज के साथ ज़कात का और बहुत से मकामात पर आया है, तो इसमें ज़कात गैर वाजिबा का भी जिक्र है। ठीक है, यानी ये कि वो जो आप पे वाजिब हो गई वो तो अपनी जगह है। ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप किसी मुस्तहिक़ को अपनी जगह देखते हैं, किसी मजबूर को आप देखते हैं, तो आप उसकी मदद करें, उसकी हेल्प आउट करें, और ये देखें कि हादसाती तौर पर वो इस वक्त मजबूर हुआ है, तो उसकी आप हेल्प आउट कर दें। दूसरी बात ये कि जब आप हेल्प आउट करें तो आप उससे किसी मुनाफे के तहत नहीं हेल्प आउट करें। ये खास बात, जिसे आपकी ज़बान में सूद कहा जाता है। ठीक, आप हेल्प आउट करें, और हेल्प आउट करने के बाद अगर आप ये महसूस करें, इसकी बड़ी अहादीस आई हैं इस सिलसिले में कि जो कर्ज़ को मोहलत दे, यानी आपने तो कहा कि जब 3 महीने में वापस कर दूंगा, और अब आप देखिए और मोहलत देता हूँ, ठीक है, तो सरकार के दिन इस बात की ज़मानत देता हूँ कि अगर तुम्हारे ये मामलात में माल डूब जाए या ना हो, या तुम्हें इसका जो अजर होगा वो तुम्हें मैं क़यामत के दिन बिल्कुल दूंगा। तो बुनियादी तौर पर कमाने में इंसान की शेयरिंग परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ अंदाज में रखी है, मुख्तलिफ अंदाज में, ताकि आप उसको हेल्प आउट कर सकें। ठीक, ये है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें अगर कोई आप मज़ीद इजाफा करना चाहें तो वो कर दीजिए, वरना फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम नौइयत का आज प्रोग्राम है, और हमारा दीन सिर्फ इबादात का मजमूआ नहीं है, बल्कि इसका बेशतर हिस्सा मामलात पर मुश्तमिल है। ठीक, और मामलात में जितना ज़्यादा
माशरती मामलात की अहमियत है, उसी कदर मालियाती मामलात की भी अहमियत है। बिल्कुल ठीक। बल्कि अक्सर व बेशतर माशरती मामलात मालियाती मामलात में अदम तवाज़ुन की बिना पर बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं। सही। इस हवाले से अगर ये देखा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस रिस्क को तलाश करने और उसे हासिल करने को अपना फ़ज़ल करार दिया है। फिर इसी तरह पाबंदी लगाई गई है कि हलाल ज़राए को इख्तियार करो और कसब माश में हर वो ज़रिया जो हलाल है और हराम से परहेज़ करो। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि अल्लाह के अता करदा माल से जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया, रिस्क का बहुत तवील और बड़ा वसी और अरीद मफहूम है, जिसमें सिर्फ वो चीज़ें नहीं आती जो दस्तरखान पर या डाइनिंग टेबल पर चुनी जाती हों, बल्कि हर वो नेमत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है रिस्क है। लेकिन चूँकि हम यहाँ मालियाती एतबार से बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ने जो आपको माल दिया है उस माल से न सिर्फ क़राबतदारों का बल्कि साइलिन का भी हक़ है और महरूमीन का भी हक़ है। जो महरूम है उनका भी हक़ है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर यकीनी तौर पर अल्लाह ताला ने किसी को देकर आजमाया है और किसी को लेकर आजमाया है। बिल्कुल सही। और ये सूरह ज़ुख है और किसी को नीचे रखा है। अगर सबको एक जैसा बना देता तो मामलाते दुनिया चल ना पाते। अब इसमें जो ज़रूरतमंद है वो कर्ज और उधार ले सकता है, उसे इजाज़त तो है इस बात की कि वो अपनी गुजरान के लिए, गुजर औकात के लिए कुछ कर्ज ले, लेकिन हौसला अफजाई नहीं फरमाई गई है। हौसला अफजाई इस बात की है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाई जाएं, कनात इख्तियार की जाए, सब्र का दामन थामे रखा जाए और ये जो ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, जिनकी तकमील के लिए हम कर्ज और उधार और लोन और ये इन तमाम चीज़ों में पढ़ते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनतें करते हैं और एक जॉब के बाद दूसरी जॉब करते हैं, तो इससे हम समझते हैं कि हमारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। हालांकि वो शेर है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले, ऐसा ही है ना जी। अच्छा जी, इस पे आते हैं, चूँकि आपने बात यहाँ कर्ज के मुतालिक की थी, तो मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि मुझे याद आ रहा है वो कि उसमें है तुम बिदैनी निला अजल मुसम्मा, जब तुम कोई लेन देन करो किसी ख़ास मुद्दत तक के लिए तो उसे लिख लिया करो। तो इस बारे में जो कुरान मजीद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं ज़रा मैं चाहता हूँ वो भी बताइए हमारे नाजरीन को, लेन देन करने के क्या आदाब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत उम्दा मुझसे पेशर मुक़र्रिरीन ने जो है जैसे बयान फरमाया, तो एक उसमें बात में इजाफ़ा करता चलूँ, बाद में आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इस्लाम ने जैसे कहा जाता है इकनॉमिकल सिस्टम की बात की जाती है, तो जो इस्लाम से पहले निज़ाम चल रहे थे, इस्लाम ने उनमें जो ख़राबियाँ थी उस ख़राबी को पॉइंट आउट कर दिया कि सूद इसमें ख़राबी है, इसको सूद से निकाल दें तो ये बिल्कुल वो हो जाएगा। कुरान करीम में आया है कि हमने बै को हलाल किया और रिबा को हराम किया। बिल्कुल ठीक है, सही। तो इसी तरह से इस्लाम ने जुल्म को पसंद नहीं किया, यानी जिस चीज़ में भी जुल्म आया तो इस्लाम ने उस जुल्म की एक्सप्लॉयटेशन को बिल्कुल पसंद नहीं किया। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म कर देंगे तो निज़ाम पाक हो जाएगा जो ठीक। बिल्कुल इसी तरह से हम देखते हैं कर्ज़ के बारे में या और लेन देन के बारे में कुरान करीम में सूरह बकरा में और दूसरी जगह पे बहुत जगह पे हम देखते हैं अल्लाह ताला का इरशाद है कि ताकि इसमें भी जुल्म से बचाया जा सके लोगों को और लोगों को झगड़े से बचाया जा सके। क्योंकि हम देखते हैं जब लेन देन के मामलात होते हैं तो वो किसी एक वक्त में जाकर किसी क्लैश का सूरत हाल पैदा ना हो। और फरमाया कि 2 मर्द गवाह कर लो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाह कर लो, लिख लो इस चीज़ को। और जब लिख लो तो लिखने में जो कर्ज लेने वाला है वो लिखे तो ज़्यादा मुनासिब है, उसके ज़िम्मे लगाया गया कि वो लिखे, ताकि जो है और उसको देने पर पाबंदी क्या उसको किया गया। और इसी तरह से जो देने वाला है कर्ज ख्वाह है उसको नरमी की तालीमात दी गई, और जो कर्जदार है जो कर्ज़ ले रहा है उसको ये तालीमात दी गई कि वह वक्त से पहले कर्ज़ को वापस करे और कर्ज़ की वापसी में जो है उसको अपना फ़र्ज समझते उस पर अमल करे जो है। ठीक। और जी आप मुकम्मल कर लीजिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कुरान मजीद जब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, तो ये कुरान हुक्मन कह रहा है या एडवाइस दे रहा है, मशवरा दे रहा है ये? जी देखिए, कुरान ने इसको बिल्कुल फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं किया, अलबत्ता प्रेफरेबली कहा है कि इसको कर लिया जाए जो है। हाँ, मतलब अगर मेरा कोई बहुत करीबी दोस्त है और मैं उससे उधार देता हूँ या उससे उधार लेता हूँ और हम कोई उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते, तो ये कुरान का कोई हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं है ना? नहीं, एग्जैक्टली इसमें किसी रिकमेंडेशन है ये, ताकि कर लिया जाए। इस्लाम में जिस चीज़ में हर जो उस चीज़ में भी आसानी होती है, उस वक्त में लिखाने वाले लोग भी कम थे। अब लेकिन हम देखते हैं कि इस पर अमल कर लिया जाए तो बहुत सारे इंसान बाद आने वाली मुसीबतों से, आने वाले झगड़ों से बच सकता है और अमन कायम हो सकता है जो है। और हम देखते हैं माली मामलात में जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें डॉक्टर साहब? जी, मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इस्लाम की जो बेसिक तालीम है वो ये भी है कि ला ज़रारा वला ज़रारा फिल इस्लाम। इस्लाम में ना किसी को तकलीफ दिए जाने की इजाज़त है, ना तकलीफ सहे जाने की
हौसला अफजाई है। चलें ठीक है, अब आपने जी आप पूछें हम। अच्छा ज़ुहैब साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये हर घर का एक है, सब फैमिलीज़ का, कि जी हमें घर बनाना है। अब वो लोन लेते हैं, तो क्या वो सही है कि आप लोन पे घर बनाएं और उसको आहिस्ता आहिस्ता बैंक को वापस करते रहें? जी, लेकिन इसका जो अशिया की ख़रीदारी की चीज़ें हैं जी, कोई भी आपने गाड़ी लें, घर लें, आप जो भी लें, इसका एक तरीक़ाकार ये हो सकता है कि साहब आपका एक घर है, मसलन उसकी लागत है 1 लाख रुपए। जी, अब वो कहे कि बैंक साहब मैं इसको 1 लाख नहीं, मैं तो इसको 1.5 लाख में बेचना चाहता हूँ, ये मेरा घर मैंने ख़रीद लिया जी, आंटी साहब मैं आपको 1.5 लाख में बेचूंगा। अब ये 1.5 लाख वो कहे ठीक है साहब मैं 1.5 लाख में लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसको 1.5 लाख को साल में दूंगा, 2 साल में दूंगा या 3, जो भी एक टाइम मुद्दत तय कर ले। तो ये तरीक़ाकार तो सही है कि आप शय को शय खरीद लें, उसकी कीमत बढ़ा दी और उसको आपने अपनी इंस्टॉलमेंट में आपने कर दिया। देखना सिर्फ ये है कि आया आपकी इतनी इस्तात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, बैंक कहेंगे साहब हम तो यही करते हैं तो फिर हम तो सूद नहीं करते हैं। नहीं, बैंक ही नहीं करते। अगर एक किस्त भी डिफॉल्टर हो गई तो बैंक उस पर चार्ज लगा देता है। बिल्कुल लगाता है, वो सूद है, फिर सूद दर सूद है वो जी, फिर वो सूद दर सूद बन गया। सही। तो अगर तो वो ये कहें कि साहब ठीक है हम उस पर चार्ज नहीं लगा कि एक आध किस्त डिफॉल्टर हो जाती है तो हम उस पर नहीं चार्ज लगाएंगे, तो फिर ये कि आप इस अंदाज में तय कर लें कि उसकी कीमत तय कर लें, ठीक है, कि हमने ये एक लाख का मकान हमने 1.5 लाख में बेच रहे हैं। सही। इसमें एक और चीज़ अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर समझे मैंने एक मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने ऐसे किया कि पैसे लिए किसी से और उन्हें कहा कि आप बैंक में रखने के बजाय मुझे ज़रूरत है इन पैसों की, आप मुझे दे दीजिए, जो आपको बैंक हर महीने उसका प्रॉफिट देती थी वो मैं आपको दे दूँ। तो क्या ये सही होगा? ये तो सूद हो गया ना, ये सूद ही हो गया ना, ये भी सूद के दायरे में ही आ गया। ठीक है, सही है। और एक और चीज़, नहीं आप पूछें, मैं इसलिए पूछ रहा था, मैं समझा आप नहीं पूछना चाह रहे। नहीं, मैं पूछ ये बैंक के हवाले से पूछना चाह रही हूँ। जैसे गाड़ी भी हम लोन पे ले लेते हैं, ये भी ज़रा ज़रूरत की चीज़ है, तो क्या ये भी नहीं हम ले सकते? गाड़ी का भी मैंने वही कहा, यही तरीका है। जैसे मसलन 5 लाख की गाड़ी है, मैं खरीदता हूँ गाड़ी को, बैंक प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है बैंक, अब 7 लाख लेता हूँ, साहब मैं दूंगा आपको 6 महीने पैसे, ये मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग। साहब, अगर कोई जेवर अपना गिरवी रखवाता है कहीं, कि मैंने समझे कि ज़ुबैर साहब को कहा, उनको फरजाना को कहा मेरा जेवर रख लें, मुझे इतनी रकम की ज़रूरत है, वो उसके बारे में क्या इरशाद है? ये रहन की एक सूरत है, और यही जो आयत दैन जिसका अभी तस्करा करते डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहिबान, तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात फरमाई है कि अगर आप कोई चीज़ अपनी रहन रखवा देते हैं और फिर उससे वो पैसे ले लेते हैं और फिर वो वापस करते हैं उसे, वो रहन असल में एक ज़मानत होता है, ज़र ज़मानत, कि आप ये पैसे खाएंगे नहीं। ठीक। और डॉक्टर साहब ने जैसा कि अभी एक सवाल डॉक्टर साहब से फरमाया था कि अगर दोस्तों के माबैन या भाइयों के माबैन कोई डील हो रही है तो उससे भी लिखना ज़रूरी है। तो मैं डॉक्टर साहब ने जवाब दिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ना लिखा जाए तो ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। और लिखने की जो गर्ज और गायत बयान वो यही है कि मामलात में जो माशरती मामलात हैं उनमें बिगाड़ पैदा ना हो। ठीक है। उसमें एक चीज़ ये भी होती है, देखिए मसलन ये कि मैं और आप 2 दोस्त हैं, मैंने आपको अपने 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक, जिंदगी का मेरी और आपके भरोसा नहीं है, सही है। कल को मैं चला जाऊं तो चूंकि कोई लिखत पढ़त नहीं है, बाद में तो मेरे जो वारिस पीछे रह जाएंगे, उसकी दस्तावेज होनी चाहिए। तो अगर उनके पास वो दस्तावेज की सूरत में मौजूद होगा तो क्योंकि हम देख चुके हैं। क्या ये भी लेन देन में आ जाता है कि अगर मेरी जायदाद है, मेरे फादर की है या मेरी मदर की है, और वो उसमें से मुझे हिस्सा मिलना है और वो मुझे ना मिले, वो भी लेन देन के ही उसमें आ गया ना, तो क्या वो अगर गबन कर दें तो उसका क्या है? जी, उस पर बहुत सख्त वईदे हैं, बल्कि हमने देखा कि अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट PhD भी इस मौजू पे कर रही है, मीरास के ऊपर। तो हमने जब इंटरव्यू कंडक्ट किया तो हमने मजहबी घरानों के लोगों को भी देखा कि वो भी मीरास की तकसीम का जो है कोई प्रॉपर निज़ाम वहाँ मौजूद नहीं है। तो हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है जो है ना, बल्कि ख़वातीन जो है उसको अपना हक मांगना और हक समझना ही जो है, ये भी पूरा समझा जाता है कि ख़वातीन भाइयों से अपना हक नहीं मांग सकती। बिल्कुल। अच्छा, 2 सवालों का जवाब डॉक्टर साहब से हुए थे लोन के मुतालिक, उसमें कुछ सराहत का चाहता हूँ मैं। तो लोन अगर इस्लामिक बैंक से लेंगे तो लोन इस्लामिक बैंक ऑफर नहीं करता। सही। कन्वेंशनल बैंक का लोन जो है वो जायज़ नहीं है। सही। इस्लामिक बैंक जो है उसका अल्टरनेट देते हैं डिमिनिशिंग मुशारका करके, और कार को इजारे के तौर पे देते हैं। तो इस्लामिक बैंक से इस तरह से ट्रांजैक्शन कर लेना, इसका तो हीला मौजूद है, लेकिन कन्वेंशनल बैंक से ऐसी ट्रांजैक्शन करना, ठीक है, कन्वेंशनल बैंक से तो वो आपको लोन के टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे,
तो वक्त की अदा हुई, छुपे आफताब को मोड़ दे, छुपे आफताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। वो नबी की मुट्ठी का मौजज़ा कि वमारा मैता कहे खुदा, वो नबी की मुट्ठी का मौजज़ा कि वमारा मैता कहे खुदा, वो निगाहें कुफ्र की मोड़ दे, वो निगाहें कुफ्र की मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। लिखो नाज़िश उनका ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई, लिखो नाज़िश उनका ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई, तो लुआ पे पाक से जोड़ दे, तो लुआ पे पाक से जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, जो चाहे चांद को तोड़ दे। जी एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि लाइफ बॉय के पास हम आ चुके हैं, और मैंने आपको कहा था ये इतना प्रोटेक्ट है, आपके जरासीम सारे मार देगा। और ये अभी मैंने चाट बनाई है, तो मैं फ्रूट चाट बनाने की वजह से हाथ धोने आई हूँ लाइफ बॉय से। और मैंने जो कबाब और आपने कबाब ने मेरे हाथ से आम का जो है ना स्मेल चली जाएगी, सारी स्मेल चली जाएगी। और ये देखें मैं हम हाथ धो रहे हैं दोनों बहुत मज़े से। आज हम पूरा दिन, मेरा ख्याल है आधा शो इधर ही खड़े होके हाथ धो लेते हैं जी। और ये वाकई इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है। खुशबू है ही नहीं, बल्कि ये तो प्रोटेक्ट है, तो इसमें कोई खुशबू नहीं है। जो हाथों की वो चली गई, वो हाथ की है वो चली गई है, लेकिन ये एक पक्की बात है। तो आप ये अपने घर ले आएं और इसको यूज़ करें। जी ज़ुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं भी हाथ धो लूं, लेकिन ट्राई कीजिएगा क्योंकि हाथ बड़े अच्छे लग रहे हैं हाथ धुलते हुए। एक बैंकिंग के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले, और अल्लामा साहब ये बताइएगा, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास असल में मौजूद हैं यहाँ पर। ये बताएं कि एक तो आप आम तौर पर लोग जो है वो आजकल अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कैश कैरी करना मुनासिब भी नहीं होता और शरई एतबार से। देखिए जो क्रेडिट कार्ड है वो तो आप पैसा लेते हैं, वो तो बैंक से हम उधार ले रहे हैं, उधार लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ज़ाहिर है कि बैंक उस पर फिर आपको इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो डेबिट कार्ड है उसमें आपके अपने पैसे पड़े होते हैं बैंक, सही है, वो आप अपने पैसे यूज़ कर रहे होते हैं और बैंक उसमें सर्विस चार्जेस बैंक उसमें लेता है, तो वो आपके लिए ठीक है, उसमें कोई, यानी कि डेबिट कार्ड तो ठीक है, क्रेडिट कार्ड जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, आप कर्जा लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट होता है। लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी आप क्रेडिट कार्ड के अंदर आप एक्सपेंस करें और विद इन 30 डेज या विद इन 45 डेज अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आप पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो वो एक महीने का वो टाइम देते हैं कि उसमें आप पे कर दें तो उतना ही पे होता है, तो फिर उसमें भी ठीक नहीं है।
असल में चूँकि इंटरेस्ट अगर नहीं लेते उस लिमिट तक तो ठीक तो है, लेकिन होता ही है जब आप क्रेडिट कार्ड होते हैं, मुझसे हमारे एक दोस्त है बैंक वाले, उन्होंने भी यही बात कही थी और बिल्कुल जेन्युइन बात कही थी कि जब आपके पास होते हैं तो आप सोचते हैं आएंगे तो मैं दे दूंगा, ले लें, तो वो 10 के बजाय 12 भी खर्च कर लेते हैं और आने में अक्सर व बेशतर आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक, और हो जाते हैं अक्सर बेशतर, तो जहाँ आप एक दिन भी अक्सर आगे पीछे हुए तो आपका इंटरेस्ट जो है वो लागू हो गया, तो उसमें तब बहुत ज़्यादा चांस होता है और आदमी खर्च करता है, वो चूँकि नहीं होता उसका अंदाज़ा, तो वो उस हिसाब से कर भी लेता है और फिर उस पर इंटरेस्ट पड़ जाता है। ठीक। अच्छा, एक सवाल अभी हमसे किसी ने यहाँ पूछा था कि अगर आपके माँ बाप साहिब हैसियत है, उनकी अपनी बैंक बैलेंस है, जायदाद है, बच्चे क्या तकाजा कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं अपने माँ बाप से, अपना हिस्सा मांग सकते हैं क्या? इसमें क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? देखिए, माँ बाप अपनी ज़िंदगी में अगर अपनी औलाद को अपने माल से कुछ देंगे तो इस बात के पाबंद हैं कि वो सब में मसावी तकसीम फरमाएं, और इसे उनकी तरफ से गिफ्ट कहा जाएगा, हिबा और तोहफ़ा कहा जाएगा, वरासत नहीं होगी। ठीक है, वरासत उसी वक्त होगी जब खुदा न खास्ता बाकायदे हयात ना हो और उनके फौत हो जाने के बाद फिर उनका जो मतरूका माल तकसीम होगा शरीयत के कायदे और कुरान के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक, वो वरासत कहलाएगा। जहाँ तक औलाद का मुतालबा है, जबकि औलाद ख़ुद मेहनत करके कमा सकती है, लेकिन अगर वालिदैन ने, जैसा कि आजकल हालात चल रहे हैं कि एक माँ बाप अपने 6-7 बच्चों को पाल लेते हैं और बड़ी यानी खुश उसलूबी से पाल लेते हैं, लेकिन फिर वो बूढ़ी माँ या बूढ़ा वालिद उन बच्चों के लिए एक बोझ बन जाता है और वो तेरी माँ और मेरी माँ और तेरा दिन और मेरा दिन में उसे बांट रहे होते हैं। तो अगर वालिदैन फिर कॉन्शियस हो जाते हैं और अगर वो अपना कुछ जमा जत्था रखते हैं कि खुदा ना खास्ता बुरे दिनों में काम आए, फिर ये भी आजकल हमारे मास्टर का ट्रेंड है कि अगर किसी के पास पैसा है तो उसकी आओ भगत भी होगी और इज्जत भी होगी, और अगर कोई बेचारा बिल्कुल ही मिस्कीन है तो वो फिर धरती पर बोझ हो जाएगा। तो इसलिए भी कुछ लोग अपने पास माल रखते हैं ताकि वक्तन फवक्तन वो कुछ ताफ़िर और उनकी इज्जत और साख बरकरार रहे। तो औलाद का मैं नहीं समझता कि कोई हक बनता हो मुतालिबा करने का, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि औलाद बेचारी मजबूर है और उसके पास रहने के, खाने के, इस किस्म के बहुत लाले पड़ रहे हैं, तो यकीनन फिर उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके वालिदैन अज़ खुद जो हमेशा से अपना सब कुछ निशावर करते रहे हैं वो करेंगे। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और अपने वालिद की शिकायत की कि या रसूलल्लाह ये मेरे माल से ले लेते हैं, हालांकि मैंने पॉकेट मनी देता हूँ लेकिन फिर भी मेरे माल से ले लेते हैं, तो आप मैं अपने बाप को लेकर आओ। जब बाप आए तो वो अरबी में बहुत ही खूबसूरत अशार पढ़ते हुए आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ये खबर दी गई कि आप उनसे वो अशार सुनिएगा। जब आपने अशार सुनने की फरमाइश ज़ाहिर की और उन्होंने वो अशार सुनाए तो अल्लाह के हबीब रोने लगे और आपने फरमाया अंता व माल उकल अबी का, ए बेटे तू भी और तेरा माल भी दोनों तेरे बाप के हैं। तो जबकि फिर अगर एक ऐसा वाक़या भी पेश आया कि एक